बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपके सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 18 है और इसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन कि एवरी स्पीशी कैन रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। आपको मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म की जहाँ बहुत सी खसूसियात हैं, उनमें से एक खूबी ये भी है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है अपनी आबादी को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं और अपनी ही तरह की स्पीशी आगे प्रोड्यूस करते हैं। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हैं वेरीड हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं, कुछ क्वाइट सिंपल हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो इस चैप्टर का मकसद भी यही है कि हम इनको ओवर थ्रू इसको करें। उसके बाद डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस में आपने बताना है कि जो रिप्रोडक्शन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म के अंदर, वो बॉडी के बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वाइट डिफरेंट है। वो इसलिए, उसकी वजह यह है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। देखें, किसी उसकी अपनी ज़ात के लिए उसको कोई फ़ायदा नहीं है उसका, यानी अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपकी ज़ात के फ़ायदे के लिए है, वो ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, खुराक पहुँचाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप लोग इनहेल कर सकते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो आपकी बॉडी से नाइट्रोजन, यानी आपकी सर्वाइवल उस पर डिपेंड करती है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी में ना भी हो तो कम से कम सर्वाइवेबिलिटी पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो ऑर्गेनिज़म है वो कम से कम जान से नहीं हाथ धो बैठेगा, बल्कि तो आपने भी यही बताना है कि फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर वो इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है तो फिर किसके लिए है। इट इज़ नथिंग टू डू विद द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल बट मेंटेन्स द स्पीशी और पॉपुलेशन। इसके बगैर फ़ायदा इसका ये है कि दुनिया के अंदर वो स्पीशी जो है वो मेंटेन रहती है, वो जो आबादी है वो मेंटेन रहती है। अदरवाइज़ वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी इस दुनिया से, वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन की। डेफिनेशन इसकी क्या है? इज़ द मैकेनिज़्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशंस एंड मेंटेन स्पीशी। यानी ये एक ऐसा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के ज़रिए अगली नस्ल चलती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशंस आती हैं और वो स्पीशी जो है इस दुनिया में मेंटेन रहती है, बनी रहती है, ठीक है, और वो दुनिया से ख़त्म नहीं होती। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स की अगर हम बात करें, वन इज़ कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व्ड, यानी एक ही पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर जो बुनियादी फिनोमेना होता है एसेक्सुअल के अंदर, वो या तो माइटोसिस होता है या बाइनरी फिशन होता है। और इसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आप लोग 9-10 जो अपने सेशंस हैं पढ़ के आ रहे हैं कि इसमें क्रोमोसोम जो हैं इक्वली ये पहले रेप्लिकेट होंगे, डबल हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में इक्वली वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आइडेंटिकल होते हैं ऑफस्प्रिंग्स नए बनने वाले। क्योंकि एग्जैक्ट माइटोसिस में क्या होते हैं कि एग्जैक्ट किस्म के क्रोमोसोम बनते हैं। तो जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो वो ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं। इसमें आपके इस चैप्टर में हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। स्पोर्युलेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है, एपोमिक्सिस है, पार्थिनोजेनेसिस है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स विच आर प्रेजेंट इन योर चैप्टर, तो उसको हम लोग देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। और इसमें होता भी ये है कि एक से जिसमें गैमीट्स बनते हैं, और मेल गैमीट को आमतौर पे हम लोग स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम लोग एग बोलते हैं। फिर जब दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग बनता है और उसी से ही आगे फिर न्यू जनरेशन कंटिन्यू होती है। और ये भी आपने याद रखना है कि गैमीट्स जो होते हैं वो आमतौर पे वो मियोसिस के नतीजे में ही बनते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि मियोसिस में गैमीट्स बनते हैं तो वो हाफ हाफ हो जाते हैं,
मिसाल के तौर पे ह्यूमन के अंदर अगर हर सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैं, लेकिन मेल जब स्पर्म्स बनाएगा यानी मेल गैमीट बनाएगा तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 23 होंगे। फीमेल के भी हर सेल सोमैटिक सेल में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब वो भी एग बनाएगी तो उसके भी एग के अंदर 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे और दोबारा मिलने से स्पर्म और एग के दोबारा से 46 नंबर यानी स्पीशी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। सिग्निफिकेंस बता चुका हूँ आपको कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं। इससे भी बड़ा फ़ायदा ये है कि कॉज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने अगर अपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर 10th स्टैंडर्ड में मियोसिस पढ़ी है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के फिनोमेना के अंदर या क्रोमोसोम के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम भी रीशफल हो जाते हैं और उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है। इसी वजह से माँ बाप के सारे ही बच्चे जो हैं वो शक्ल में एक जैसे नहीं होते, बल्कि उनमें वेरिएशंस होती हैं और यही वेरिएशंस उनको एडॉप्टेशन एंड सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो माना यह जाता है कि दोनों के मिलने से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें बोथ पेरेंट्स की जो क्वालिटीज़ वो अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनकी सर्वाइवल और उनकी दुनिया के अंदर जो है एडॉप्टेशन टू द एनवायरनमेंट वो बढ़ जाती है। और यही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक कॉज ऑफ एवोल्यूशन भी इसको माना जा सकता है। तो ये आपने बताना है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और इसके अंदर आमतौर पे 2 जनरेशन चल रही होती हैं। एक स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि डिप्लॉयड होती है 2n होती है, और गैमीटोफाइट जनरेशन जो कि हैप्लॉइड होती है। और स्पोरोफाइट जनरेशन की वजह से गैमीटोफाइट जनरेशन बनती है और गैमीटोफाइट की वजह से स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है और इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। इसको डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो 2n होती है और गैमीटोफाइट जनरेशन जो होती है वो 1n होती है। अब प्लांट्स के अंदर स्पोर जब बनते हैं उस टाइम मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने जब स्पोर बनाने की बात करें तो उसको हम लोग स्पोरोजेनेसिस भी उसको हम लोग कहते हैं। अब जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी फ़ायदे वाली है, इतनी क्विक है, इतनी जल्दी है, इतनी आइडेंटिकल होती है, वहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसानात भी हैं। कहते हैं कि ऑल दो आइडेंटिकल बट नॉट एन एडॉप्टिव मेथड मे जियोपर्डाइज द स्पीशी सर्वाइवल। देखें बात सिंपल सी है कि कोई भी जब सारे के सारे ही ऑफस्प्रिंग एक जैसे होंगे, उनके अंदर सब के अंदर जीन्स एक तरह के होंगे, क्योंकि वो बने किससे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो एसेक्सुअल में तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग एक जैसे होंगे। अब होता ये है कि खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाती है तो वो बीमारी अगर किसी एक को आती है इसका मतलब है तमाम की तमाम जो पॉपुलेशन है वो ससेप्टेबल है, सबको हो सकती है, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना की बीमारी है, उसके अंदर देखें कि अगर सब हम लोग एक जैसे होते तो अगर एक शख्स उस बीमारी से उसकी डेथ हो रही है तो ये 100% था कि सब की ही डेथ हो जानी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हुए हैं, हमारे अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, हमारे अंदर डिफरेंट एडॉप्टेशंस हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। तो इसमें से कुछ बीमार हो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं, पता ही नहीं चलता उनको, और कुछ शदीद बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। वजह भी यही है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी है जो कि सर्वाइवल में, जो कि एसेक्सुअल में ये सर्वाइवल आपको नहीं मिलेगी। अगर एक उसमें ससेप्टेबल है तो सारे ही ससेप्टेबल हैं। एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेजेस में बहुत से 2 इंपॉर्टेंट जो बार बार आपके टेक्स्ट में आते हैं वो है टिश्यू कल्चरिंग, जिसके अंदर हम प्लांट का कोई टिश्यू ले लेते हैं, इवन एनिमल का भी टिश्यू ले लेते हैं और उसको हम किसी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं और अपने मकासद हासिल उससे करते हैं, आइडेंटिकल ट्रेट हासिल करने के लिए, या टेस्ट ऑफ कोई एंटीबायोटिक है उसका टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टिश्यू कल्चरिंग कर लेते हैं, उससे आइडेंटिकल प्लांट्स हासिल हो जाते हैं, डिज़ायरेबल प्लांट्स हासिल हो जाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो आपको चाहिए जो बिल्कुल उसी की कॉपी तैयार हो जाते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है।
और क्लोनिंग को भी, जानवरों की भी क्लोनिंग की जाती है अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए, ताकि हम लोगों को बेनिफिशियल कमर्शियल लेवल पे फ़ायदा हो सके। तो जानवर भी आइडेंटिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने इसका प्रोसीजर भी पढ़ा था। तो ऑब्टेनिंग डिज़ायरेबल ट्रेड्स, लेकिन जहाँ क्लोनिंग के फ़ायदे हैं वहाँ फिर नुकसानात भी हैं। एक तो क्लोन्ड जानवर जो होता है उसकी एजिंग बड़ी रैपिड होती है, वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उतना इनका लाइफ स्पैन नहीं होता। दूसरी बात, लेस अडॉप्टेड टू एनवायरनमेंट, वो माहौल की सख्तियों को इतनी अच्छे तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते जैसे कि एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग होता है, उस तरह नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि दे आर ईजिली ससेप्टेबल टू डिजीज़, और ये बीमारियों से ससेप्टेबल भी रहते हैं, और जब डिज़ायरेबल होंगे आप लोगों के लिए जल्दी बीमार हो जाएंगे, लेस अडॉप्टिव होंगे, तो उनके मरने के चांसेस और उनके प्रोडक्शन देने के चांसेस भी कम होंगे। और आखिर में ये कि इनको अखलाकी तौर पे भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये आज आप लोगों का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।